गुड इवनिंग एवरीवन। ये मेरा नया चैनल है और इस चैनल पे आपको मेनली साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस, चैप्टर के रैपिड रिविजन्स और अ, सारी रिलेटेड नॉलेज मिलेगी सिर्फ टेंथ क्लास की। अभी मैं टेंथ क्लास करूँगा, आगे जाके और क्लासेस के भी ऐड करूँगा, लेकिन अभी बोर्ड्स का टाइम आ रहा है इसलिए टेंथ क्लास मेनली मैं करूँगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के ऊपर बेस है। इसके अंदर आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझाए जाएंगे, प्लस सम इफेक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन इन डेली लाइफ ये भी आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखेंगे जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर साइंस के मेनली केमिस्ट्री के 4 चैप्टर में सबसे आसान चैप्टर है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इस चैप्टर को पढ़ने में। तो चैप्टर के सबसे पहला पार्ट है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ये हमारा पहला टॉपिक होता है। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। So chemical reaction is basically a chemical reaction or the process in which new substance with new properties are formed. इसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल चेंज अकर होता है, जिसके अंदर कोई इनिशियल प्रोडक्ट्स का कन्वर्जन होकर कोई न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और जहाँ तक बात है केमिकल इक्वेशन की, तो वो भी यही चीज़ होती है, लेकिन हम इसमें मॉलिकुलर फार्मूला और बैलेंसिंग का यूज़ करके उसे केमिकल इक्वेशन बना देते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो पाएँ। इसकी डेफिनेशन होगी केमिकल रिएक्शंस। और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप भी कॉपी पेन लेके बैठें ताकि आप इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज formed by initial substance and both of them have different chemical properties। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हम एक केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानें। उसके पहचानने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम देखते हैं। अगर वो पैरामीटर सक्सेसफुल होते हैं या विजिबल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। तो इस प्रोसेस में जो पहला चीज़ जो आप देखते हैं वो है चेंज इन स्टेट। देखिए ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, मतलब हो सकता है किसी में हो किसी में ना हो। तो जिसमें होगा तो ये चांसेस हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग हाइड्रोजन, मैं आपको बैलेंसिंग बाद में सिखाऊंगा, लेकिन मैं बैलेंसिंग लेके चलूँगा ताकि आपको एक बेसिक माइंडसेट बन जाए। तो अगर हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो हमें H2O मिलता है, 2H2O। लेकिन हम देखें तो H2 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में आता है। इसका मतलब चेंज इन स्टेट, जो दो गैसेस से मिलकर लिक्विड बना, इसका मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन को डिनोट करता है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ प्रेसिपिटेट, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट इज़ अ प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट जनरली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, विच मीन्स कि अगर हम कोई रिएक्शन कराते हैं और एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, तो वो आपको वाटर में सॉल्युबल नहीं हो। जैसे अगर हम कॉमन सॉल्ट या NaCl की बात करें, तो वो एक प्रेसिपिटेट नहीं होता है क्योंकि वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है।
तो अगर किसी रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब ये है कि एक केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड लें और उसका रिएक्शन कराएं लेड नाइट्रेट के साथ, इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा है, आई होप आप नोट कर रहे होंगे। और हम इसका रिएक्शन कराएं, जो फॉर्मेशन होगा वो होगा पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। अब जो लेड आयोडाइड है यही हमारा प्रेसिपिटेट है, और केमिकल इक्वेशन बनाते वक्त प्रेसिपिटेट को डिनोट करने के लिए हम डाउनवर्ड एरो शो करते हैं, किसी गैस को शो करने के लिए हम अपवर्ड एरो शो करते हैं, और किसी भी स्टेट को डिनोट करने के लिए हम गैस के लिए जी, लिक्विड के लिए एल और सॉलिड के लिए एस का यूज़ करते हैं। प्लस एक्वस सोल्यूशन भी होता है, उनके लिए हम ए क्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब थर्ड पैरामीटर जो ये डिसाइड करता है कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई है या नहीं, वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि किसी भी रिएक्शन में, मेटल के साथ किसी भी रिएक्शन में जनरली गैस निकलती है, इसलिए हम उसे केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर हम जिंक, जो कि एक मेटल है, उसका रिएक्शन कराएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे एक ऐसी रिएक्शन होगी, इसका कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा जिंक सल्फेट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आई होप आपको पता होगा कि हाइड्रोजन गैस है, तो इसे हम अपवर्ड एरो से शो करेंगे। तो ये जो इवोल्यूशन ऑफ गैस है ये भी डिनोट करती है कि एक केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। इसके बाद फोर्थ पैरामीटर है चेंज इन टेम्परेचर। अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हो सकता है उसकी जो इनिशियल टेम्परेचर हो वो लो हो, लेकिन रिएक्शन के बाद उसका टेम्परेचर या उसमें से हीट जनरेट हो, तो एक्सोथर्मिक हो, तो हम उसको भी एक केमिकल रिएक्शन के तौर पे ले सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है प्लस हीट जनरेट करता है। अगर आपने कभी चूने का यूज़ किया हो, जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं इंग्लिश में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, तो जब आप उसे पानी के साथ मिलाते हैं तो वो हीट जनरेट करता है। अब क्योंकि ये हीट जनरेट करता है इसका मतलब है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये फोर्थ पैरामीटर है क्योंकि यह डिसाइड करता है कि केमिकल रिएक्शन अगर हुआ है या नहीं। अब लास्ट वाला है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, चेंज इन कलर। चेंजिंग कलर से आप ये समझ सकते हैं कि जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो हो सकता है जो इनिशियल कलर हो वो प्रोडक्ट के कलर से काफ़ी डिफरेंट हो, तो ये भी हमें बताता है कि एक केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, अगर हम आयरन का यूज़ करें और उसको कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है इसके अंदर हम किसी मेटल या सॉल्ट को पानी के साथ ऐड करते हैं, उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अंदर पानी मौजूद होता है। तो अगर हम इसका रिएक्शन कराएं Fe, जो कि एक मेटल है, उसका CuSO4 के साथ रिएक्शन कराएं, इसमें एक ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ कि CuSO4 ब्लू होता है और इसका केमिकल नेम ब्लू विट्रॉल होता है। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है FeSO4 प्लस Cu। अब जो FeSO4 है इसका कलर ग्रीन होता है और इसे हम ग्रीन विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी रिएक्शन में कलर चेंज होता है तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है जो अकर हुआ है। इसके कुछ बेसिक एग्जांपल हैं, जैसे आप लकड़ी जलाते हैं तो न्यू फॉर्मेशन होता है, लकड़ी जो कि एक सॉलिड होती है, वो वुड वुड जब हम बर्न करते हैं तो वो ऐश में कन्वर्ट होता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जब हम मॉइस्चर एरिया में छोड़ देते हैं कुछ वक्त बाद उसमें एक एक रेडिश ब्राउन कोटिंग चढ़ जाती है, उसको भी हम केमिकल रिएक्शन के अंदर ही गिनते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो एक केमिकल इक्वेशन का बेसिक मतलब होता है केमिकल इक्वेशन का बेसिक मतलब होता है किनेटिक
representation of a chemical reaction with the help of symbols and formulas। अब ये तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसी के साथ एक बेसिक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है इसके अंदर, इसे हम बैलेंसिंग बोलते हैं। इसका मतलब अगर आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता था कि जो प्रोडक्ट्स का जो वेट है या जो मास है वो रिएक्टेंट्स के वेट के इक्वल होता है जब वो एक सिस्टम के अंदर बंद होते हैं। इसी को प्रूव करने के लिए या इसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम बैलेंसिंग का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैलेंसिंग कैसे होती है। अब इक्वेशन बैलेंस करने के आपको बहुत से तरीके मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये रैपिड रिवीजन लेक्चर है इसलिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो हम एक इक्वेशन लेंगे सबसे पहले। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 4 है, लेकिन इधर 2 ही हैं, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको सॉल्व कैसे करना है। आपको सबसे पहले जो मेटल है, अगर इक्वेशन में कोई मेटल प्रेजेंट है तो सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे। उसके बाद किसी नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। उसके बाद किसी क्या सॉरी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत आसान लगे। तो अगर हम स्टार्ट करें इस इक्वेशन के साथ, तो पहले कैल्शियम जो कि एक मेटल है, अगर आप ध्यान से देखें कैल्शियम इधर भी एक है और इधर भी एक है, इसका मतलब कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो सेकेंड हमें क्या देखना है, हमें नॉन मेटल देखना है। इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होते हैं, लेकिन हमें इनके अलावा कोई स्पेसिफिक नॉन मेटल देखना है। देख सकते हैं इसके अलावा कोई नॉन मेटल नहीं है, तो आप ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। इधर आप देख सकते हैं, इधर एक ऑक्सीजन है, लेकिन इधर पे दो ऑक्सीजन है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो आपका जो ऑक्सीजन है वो तो दोनों साइड इक्वल हो गया, लेकिन जो आपका हाइड्रोजन है वो दोनों साइड गड़बड़ हो गया। लेकिन आपको देखना है कि ये अलग हुआ है या नहीं। अब आप देख सकते हैं 2 × 2 H, मतलब 2 × 2 4 बना रहा है, और इधर पे 2 और 2 4 बना रहा है। तो मतलब ये जो इक्वेशन है ये अब बैलेंस हो गई है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी एक है, ऑक्सीजन 2 हैं तो इस तरफ भी 2 हैं, इधर 4 हाइड्रोजन हैं तो इधर भी 4 हाइड्रोजन हैं। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। आपको ये प्रोसीजर हमेशा याद रखना है, ये मोस्ट हेल्पफुल प्रोसीजर है। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसकी मदद से आप कोई भी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं आसानी से बिना किसी परेशानी के। सो गाइस, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊँगा। पहला पार्ट मैं आज कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, थर्ड पार्ट उसके डेली इफ़ेक्ट्स होंगे, और फोर्थ पार्ट में मैं आपको इसकी सारी एक्सरसाइजेज़ सॉल्व करा के दूँगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो काम है वो यहाँ तक ख़त्म हो गया, लेकिन आपके रिविज़न के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा, जिससे आपको एक अच्छी रिविज़न हो जाए इस टॉपिक का, मेनली बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। आई होप आपको ये इक्वेशन दिख रही होगी। अब हम ये सेम प्रोसीजर को फॉलो करके इसको भी बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है मेटल। अब जहाँ से देख सकते हैं यहाँ कोई मेटल है, हाँ यहाँ पे कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम इधर भी एक है इधर भी एक है, तो हम सेकंड पे जाएंगे जो कि है नॉन मेटल। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के यहाँ पे एक और नॉन मेटल है जो कि है एन। एन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है, लेकिन इधर पे दो है, तो आप दो का मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे, जिससे जो एन है वो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। अब थर्ड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर आप देख सकते हैं 2 × 3 6 ऑक्सीजन, प्लस 2 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन है, और इधर पे 3 × 2 6 ऑक्सीजन प्लस 1, मतलब 7 ऑक्सीजन है। अगर हमें इसे 8 करना है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो इससे यहाँ पे 3 × 2 = 6 प्लस 2 8, और 2 3 × 2 = 6 6 + 2 8। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब हमारे पास कैल्शियम बैलेंस है,
हमारे पास नाइट्रोजन भी बैलेंस है और हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हम हाइड्रोजन की ओर जाएंगे। हाइड्रोजन जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2H मतलब 2 H और यहाँ पे 4, 2H प्लस H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, और इधर पे 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन। मतलब ये जो इक्वेशन है, इसको भी हमने सक्सेसफुली बैलेंस कर लिया है। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या देख सकते हैं कि इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट स्टार्ट करें मेटल से, तो यहाँ मेटल हमको Na दिख रहा है, क्योंकि इधर 1 है इधर 2 है, तो हम इधर 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेकेंड है नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ हमें सल्फर दिख रहा है, क्योंकि इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। हम ऑक्सीजन की ओर जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 4, 6 है, इधर पे 2 4 और 7, मतलब 5 यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ 6 है। तो अगर हम यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ भी 2 और 4 6, 4 और 2 6, ये भी हो गया। अब इसके बाद हमें जाना है हाइड्रोजन की ओर। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ भी 2 इंटू 2 4 है। अब तो एक बार फिर से रीचेक कर लें वो आगे से लेके पीछे, ताकि आप कोई गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। यहाँ पे सोडियम 1 है, सॉरी 2 है, इधर भी 2 है, 2 ऑक्सीजन है, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 2 6। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 और 2 4 और 2 इंटू 2 4। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होगा, लेकिन इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।